करेंगे अपने यूपी टेट में जो आपके 30 नंबर के सीडीपी के क्वेश्चंस आने वाले हैं उसकी। तो अगर आप पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप इस चैनल से इस वीडियोस को देखते हो तो आप 30 आउट ऑफ 30 कर ले जाओगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं एंड अपनी प्रिपरेशंस को इतनी अच्छी कर लीजिए कि आप इस बार यूपी टेट क्लियर करके एक गवर्नमेंट टीचर बनने का जो सपना है वो पूरा कर सके। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। आप किसी भी एग्जाम की टेट की प्रिपरेशंस करते हो तो और अगर वहां पे सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर वहां पे चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास की शुरुआत करें। चलिए आज की क्लास की बातें करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाल विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, और इसका आंसर या इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिख रहा है। केवल शारीरिक विकास, केवल मानसिक विकास, सर्वांगीण विकास या केवल सामाजिक विकास। अगर आपने इस चैनल से सीटेट की भी प्रिपरेशंस की होंगी एंड सीटेट के सीडीपी के क्वेश्चंस भी देखे होंगे, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जहां भी आपको केवल दिख जाए, केवल वर्ड जो है वो हमें देखते ही उसको कट करना है। क्यों? क्योंकि केवल नेगेटिव साइन होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं। और आप हमेशा याद रखिए कि जब भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स के साथ जाओगे। यानी कि हम बच्चे का सर्वांगीण विकास करेंगे। सर्वांगीण का मतलब क्या हो गया? उसके फिजिकल हेल्थ का, उसके मेंटल हेल्थ का, उसके सोशल हेल्थ का। मतलब आप समझो ना कि किसी बच्चे का आप कैसे विकास करते हो। क्यों क्यों मतलब उसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी ऐसे उसको खिला पिला के बड़ा कर देते हो ताकि उसकी सिर्फ बॉडी बड़ी हो जाए? नहीं, हम उसके शारीरिक विकास के साथ साथ उसके मानसिक विकास की भी बातें करते हैं कि वो उसको अच्छे एनवायरनमेंट में रखा जाए, उसको अच्छी स्टडी दी जाए, उससे अच्छी बातें की जाए। उसके साथ साथ उसे सोशली इन्वायरमेंट में भी रखा जाता है कि फैमिली के साथ कैसे रहना है, समाज के साथ कैसे रहना है, परिवार के साथ कैसे रहना है, दोस्तों के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है। तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट कर रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यही चीजें आप अगर पढ़ोगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी इसी चीज की बात करता है। क्या कि हमें सर्वांगीण बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बात करनी है। यानी कि हम किसी एक पॉइंट को लेकर के नहीं पकड़ेंगे। अगर आप टीचर बनने वाले हो तो आप अपने देखिए, जब भी आप सीटेट दीजिए, टेट दीजिए, वो चाहे किसी भी स्टेट का हो, आप हमेशा याद रखो कि आपको टीचर बनना है तो आपका माइंड सेट अभी से ही एज अ टीचर होना चाहिए। आप उसी तरह से सोचो कि अगर हम टीचर हैं तो हम बच्चे की किस किस ग्रोथ को करेंगे, हम बच्चे से किस किस टाइप के कौन से विकास पर फोकस करेंगे। क्योंकि सिर्फ उसको हम पढ़ाकर छोड़ देंगे नहीं। हमारी जो एनईपी है, यानी कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो कहती है कि हम बच्चे को खेलने खेलने पर भी फोकस करेंगे। यानी कि उसके शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक, बौद्धिक, सोशल सारे विकास पर ध्यान देंगे। इसलिए ये बहुत जरूरी है और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और आप इसे डायरेक्टली अपने एग्जाम में देखोगे। विकास का अर्थ क्या है? अब अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन के की पॉइंट्स को पकड़ा होगा तो मैंने क्या कहा? केवल। विकास का अर्थ है केवल आकार में वृद्धि, गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन और कोई परिवर्तन नहीं। विकास का अर्थ क्या है? केवल आकार में वृद्धि नहीं। विकास का अर्थ केवल आकार में वृद्धि है, आप बढ़ गई, वो वृद्धि हो गई। गुणात्मक परिवर्तन, हाँ, विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन। क्लियर? मात्रात्मक नहीं। वृद्धि का मतलब होता है मात्रात्मक परिवर्तन। आप समझिए इसको कैसे। देखिए, विकास क्या है? हमने देखा कि किसी का ग्रोथ हो रहा है, कोई पढ़ रहा है। आप सपोज कर लो कोई बच्चा है, उसे फिजिक्स नहीं समझ आ रही है, तो अगर वो उस पर पढ़ाई करता है तो उसका विकास हो रहा है। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो चीजें काउंटेबल है, बढ़ सकती है ना। मात्रात्मक यानी कि जो वृद्धि है उसे हम काउंट कर सकते हैं कि अभी क्लास 11th में कोई बच्चा है तो वो 15 साल का है, 12 में जाते जाते वो 16 साल का हो गया, 17 साल का हो गया। मतलब कि हम उसे मेजरमेंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो वो वृद्धि हो गया। एंड अगर विकास की बात करते हैं तो आप उसे देखते हो, उसे फील करते हो, ना कि उसे काउंट कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे आप देख लो, एक्सप्लेनेशन में भी आपको पता चलेगा कि इसके 2 टाइप्स हो जाएंगे, बिहेवियरिज्म एंड थिंकिंग। ठीक है, आप इस हिसाब से उसको देखोगे। सीखना क्या है? सीखने का असली मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे सीखने का क्या मतलब है? स्थायी परिवर्तन, अस्थायी बदलाव, केवल ज्ञान अर्जन, केवल अभ्यास। जब भी दिखे ये केवल, तो केवल को कहिए कि आप केवल अकेले खड़े रहिए, क्योंकि आप हमारे आंसर नहीं हो सकते हो। यहाँ पे कह रहा है स्थायी परिवर्तन। बिल्कुल, सीखने का सीधा अर्थ क्या है कि आपके विचारों में एक पॉजिटिव चेंजेस आए, स्थायी परिवर्तन आए। ऐसा थोड़ी होता है कि अभी पढ़ के आए, अभी सीख करके आए और उसे फिर भूल गए। नहीं, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन आता है उसे ही सीखना कहते हैं। एंड लर्निंग का रियल मतलब भी वही है। अब देखिए, कोई भी एग्जाम हो, सीडीपी के क्वेश्चंस पूछे जाएं और जिन प्याजे, कोहलवर्ग, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, स्कीनर सॉरी
ये लोग ना आए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो आप इनसे भी सारे के सारे क्वेश्चंस को करके जाइए ताकि आपके 30 आउट ऑफ 30 बनने ही चाहिए। अब यहाँ पे है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का पहला चरण कौन सा है। आपको पता होना चाहिए कि जीन पियाजे के अनुसार विकास के चार, मतलब पियाजे जी ने 4 तरह की अवस्थाएं बताई हैं। उसमें संवेदी प्रेरक, औपचारिक संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक और ठोस संक्रियात्मक। अब ये पूछ रहा है कि पहली स्टेज कौन सी है, पहला चरण कौन सा है। तो ये तो हमें पता होना चाहिए, पहला क्या है, संवेदी पेशी, संवेदी प्रेरक। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला कहता है कि निकट विकास का क्षेत्र जेड किसने दिया है। मैंने कहा ना कि आपको अगर 30 आउट ऑफ 30 करना है, 30 में से 30 नंबर चाहिए, तो पियाजे, वाइगोस्की, थॉर्नडाइक, ब्रूनर, इन सबको पढ़ जाइए, इनके कॉन्सेप्ट्स को पढ़ जाइए, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर भी उठाकर देखोगे तो इनके क्वेश्चंस मोस्ट ऑफ द टाइम पूछे गए हैं। क्लियर। निकट विकास क्षेत्र जेड किसने दिया है, किसने दिया है। अब ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। पहले आप देखिए, पियाजे महोदय को तो आप पहले ही काट दोगे, क्यों, क्योंकि जेड पियाजे महोदय का नहीं है, ये है वाइगोस्की के। वाइगोस्की से जब भी प्रश्न आए तो वाइगोस्की महोदय सामाजिकता की बात करते हैं, सामाजिक नैतिकता की बात करते हैं, मतलब वो हमेशा उनके टॉपिक्स जो है वो समाज से जुड़े हुए हैं, यानी कि समाज को वो प्रायोरिटी देते हैं। क्लियर। अगला कहता है कि अनुकरण द्वारा सीखना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच बता रही हूँ, अगर आप इस टॉपिक को उठा लो तो आप यूपी टेट के भी प्रीवियस ईयर देख लीजिए, ये क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली पूछा गया है एंड हो सकता है कि फिर से पूछ लिया जाए। देखिए, कभी भी क्वेश्चंस अलग नहीं होते, नए नहीं होते हैं, उसी टॉपिक से एक अलग तरीके से बना दिया जाता है एंड जो है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी ना होने की वजह से हमें लगता है कि क्वेश्चंस तो आउट ऑफ सिलेबस आया है, बट ये पॉइंट्स इसके नहीं होते। क्लियर। अनुकरण द्वारा सीखना किससे संबंधित है, स्कीनर से, ब्रूनर से, बंडुरा से, पॉलो से, थॉर्नडाइक से। तो हमें पता है कि अनुकरण द्वारा जो सीखना है वो बंडुरा महोदय है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। थॉर्नडाइक का नियम किससे संबंधित है। आप बताइए, यहाँ पे थॉर्नडाइक महोदय आ गए, अब मुझे बताइए कि थॉर्नडाइक महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया है। तो ये है अभ्यास का नियम। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत इनका नहीं है, प्रचालन अनुबंधन भी इनका नहीं है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत ये पियाजे महोदय देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप थॉर्नडाइक, ब्रूनर, स्कीनर इनको याद रखेंगे। प्रबल, ठीक है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट का सिद्धांत किसने दिया है। अब बताइए, रीइंफोर्समेंट की बात कौन करेगा, स्कीनर है, पॉलो है, कोहलवर्ग है या फ्रायड है। तो यहाँ पे पॉलो महोदय, स्कीनर नहीं, यहाँ पे है कोहलवर्ग, सॉरी स्कीनर महोदय। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। यहाँ पे रीइंफोर्समेंट की जो बात है वो आपको स्कीनर महोदय कहते हैं। क्लियर। शिक्षा का बालक केंद्रित दृष्टिकोण किस पर आधारित है। अब यहाँ पे देखो, शिक्षा का बालक केंद्रित मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जैसे पहले ही पता चल गया कि बीच में हमारा बच्चा है, मतलब कि हमें अपने सारे के सारे फॉर्मूलाज, सारे के सारे नियम ऐसे बनाने हैं जिससे बच्चे को फायदा होना चाहिए। डेफिनेटली हमारा स्कूल सिस्टम, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे जो हम लर्निंग पैटर्न बनाएंगे या फिर जो हम स्कूल का एनवायरनमेंट रखेंगे, हम जो बुक की मटेरियल रखेंगे, यहाँ तक कि अपने टीचर का जो बिहेवियर होगा वो सारा का सारा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि शिक्षक का बाल केंद्रित दृष्टिकोण किस पर आधारित है, शिक्षक पर, पाठ्य पुस्तक पर, बालक पर या परीक्षा पर। डेफिनेटली यहाँ पे हो जाएगा बालक पर। बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, तो शिक्षक, पुस्तक और परीक्षा पे केंद्रित कैसे हो सकता है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला कह रहा है कि खेल के माध्यम से सीखना किसके लिए उपयुक्त है। अगर आप खेल के माध्यम से सिखाते हो तो वो कौन से बच्चे के लिए, कौन से एज के बच्चे के लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा, ज्यादा बेनिफिट देगा उसको। अब समझो, आप बच्चा किशोरावस्था में है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में है, वयस्क है या फिर सभी है। क्या आप हर एज के बच्चे को सिखा करके पढ़ा सकते हो, नहीं। देखिए, हर एज के बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको हर एक अलग अलग तरीके के शिक्षण विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। अगर आपने बीएड किया होगा या डीएलएड किया होगा या बीटीसी किया होगा तो आपने देखा होगा कि आपको एक प्रॉपर सीडीपी करके, सीडीपी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप करके एक यूनिट होता है हमारा पढ़ने के लिए, एंड आप उसमें देखोगे कि हमें टॉपिक वाइज हमें बताया रहता है कि इस एज से लेकर इस एज के बच्चे इस टाइप से सीखेंगे, उनके लिए आप इस टीचिंग मेथड का यूज करोगे, आपकी बुक स्ट्रैटेजी ऐसी होनी चाहिए, आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, आपके लर्निंग मेथड्स ऐसे होने चाहिए। सो ये सारे के सारे डिपेंड करते हैं कि आपका बच्चा किस एज का है, आप किस एज की क्लास, कौन सी एज के टीचर हो, तभी तो आप अपने टीचिंग मेथड्स के अकॉर्डिंग आप उन्हें पढ़ाओगे। सो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्लियर।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि बुद्धि का सिद्धांत, आईक्यू का सिद्धांत किसने दिया है। अब यहाँ पे आईक्यू का सिद्धांत कौन देगा, यहाँ पे बीने है, स्कीनर है, हर्वर्ड गार्डनर है या पियाजे है। हमेशा याद रखिए बुद्धि लब्धि का सिद्धांत हमारे हर्वर्ड गार्डनर महोदय देते हैं। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक सेकंड, क्या कह रहा है यहाँ पे, बुद्धि का सिद्धांत, आईक्यू का सिद्धांत किसने दिया है, हर्वर्ड गार्डनर, ब्रीनर, स्क्रीनर। ओके, इस क्वेश्चन को मैं डाउट में रखती हूँ। क्लियर। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि स्कीन हर्वर्ड गार्डनर होंगी, बट यहाँ पे आंसर दिया गया है बीने। कल के क्लास में देख लेंगे इसका क्या राइट आंसर होगा। बुद्धि, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है, पियाजे, स्कीनर, फ्रायड। देखिए ये हर्वर्ड गार्डनर, अच्छा ठीक है। बहुबुद्धि का सिद्धांत हर्वर्ड गार्डनर का था और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गई। और बुद्धि का सिद्धांत हमारा आईक्यू सिद्धांत जो है, एक सेकंड, हाँ हमारा आईक्यू सिद्धांत जो है वो बिने महोदय ने दिया था। तो क्लियर हो गया, इसका ऑप्शन ए सही है एंड इसका भी ऑप्शन ए सही है। बट हम सोच रहे थे कि हर्वर्ड गार्डनर बुद्धि लब्धि में आते हैं, बट नहीं, हर्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत में आते हैं। देखा आपने पढ़ने के बाद भी कैसे कंफ्यूजन हो जाते हैं। सीखने का वक्र यानी कि लर्निंग के लिए जो आप एक वे बनाते हो किसी से संबंधित है, प्रगति से, व्यवहार से या अभ्यास से, ये सारे के सारे ऑप्शंस हो जाएंगे। यानी कि लर्निंग का जो मेथड है ना, ये सारा का सारा आपका सही है। सही है। ओके, अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसने दिया है। अब अगर आपसे यहां से पूछा जाए कि अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है, कोहलवर्ग ने, स्कीनर ने, पॉलो ने, थॉर्नडाइक ने, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोहलवर्ग, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही है एंड बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है, चलिए बताइए शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कौन देगा। तो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत हमारे पॉलो महोदय देंगे, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का क्या अर्थ हो सकता है, इसका क्या मीनिंग है। तो व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब ये है कि सभी बच्चे अलग अलग हैं, यानी कि सबकी वेशभूषा अलग है, सबकी बनावट अलग है, सबके कल्चर अलग है, सबकी मातृभाषा मदर टंग अलग है। बट इसके साथ ही बच्चा जब आपकी क्लास में आता है पढ़ने के लिए, तो आप उनके साथ इंक्लूसिव यानी कि समावेशन की नीति अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी को क्रिटिसाइज करने लगेंगे उसके कल्चर बेसिस पर, उसके ड्रेसिंग सेंस के बेसिस पर या उसके बैकग्राउंड के बेसिस पर, नहीं। एक अच्छा टीचर कभी भी किसी भी बच्चे को लेकर के क्रिटिसाइज नहीं करता, उनको किसी भी तरह से कंपेयर नहीं करता किसी एक को दूसरे के साथ। कंपेयर करना या क्रिटिसाइज करना, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं एंड अगर आप इसका यूज अपने आंसर्स में करते हो तो आपके आंसर 110% गलत होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर। व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है, केवल बुद्धि में अंतर नहीं भाई। मैंने हमेशा कहा कि जब भी केवल आए तो केवल नहीं होगा और कोई अंतर नहीं होता, ऐसा है। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब कोई अंतर नहीं होता। एक सेकंड, नीचे आ गए। हाँ, क्वेश्चन नंबर, एक सेकंड। ओके, हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बातें। तो क्या है, सभी समान है, ऐसा कैसा, सभी समान कैसे हो जाएंगे। सभी समान ऐसे रोबोट थोड़ी हैं, बच्चे हैं, सारे बच्चे अलग अलग आप कह लीजिए उनके अंदर अलग अलग कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है। कोई बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, किसी बच्चे में सिंगिंग कैपेसिटी है, कोई लर्निंग अच्छा कर लेता है, कोई बच्चा अच्छा खेल लेता है, कोई नाटक कर लेता है, कोई शास्त्रीय नृत्य कर लेता है। तो क्या है कि हम किसी भी बच्चे को सिर्फ स्टडी बेसिस पर जज तो नहीं कर सकते ना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल सही जवाब है एंड बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेरणा का मुख्य कारण क्या है, मोटिवेशन का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से स्टडी होती है, किस वजह से सीखा जाता है। एंड दो चीजें होती है, अगर आप देखोगे तो एक बाह्य प्रेरणा है और एक आंतरिक प्रेरणा है, इंटरनल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल मोटिवेशन। अब डिपेंड करता है कि आप किस वजह से, जैसे इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो आपने कहा कि आप 12 में 98% लेकर आइए या बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए, हम आपको लैपटॉप गिफ्ट करेंगे, ये हो गया बाह्य प्रेरणा। एंड मुझे टीचर बनना है, मुझे जेई देना है, मुझे नीट देना है, मुझे कुछ और करना है, मुझे एमबीबीएस करना है, या मेरे 12 में बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए, मुझे आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या खेल में जाना है, कुछ भी। ये क्या हो गया, मुझे पढ़ना है, ये हो गया हमारा इंटरनल मोटिवेशन। समझ आया। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब आपको लालच दिया रहा है किसी बाहरी चीज का। जैसे क्या होता है कि हम पहले हमें, मतलब हम झूठ नहीं बोलूंगी मैं, टू बी ऑनेस्ट,
हमारे हमारे पेरेंट्स भी हमें कहते थे कि फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा तो आपको पेंसिल मिलेगी, आपको फेवरेट चॉकलेट मिलेगी, आपको ये मिलेगा। ये क्या है? ये भी मोटिवेशन है, बट ये बाह्य प्रेरणा है। अब वो अलग बात है कि हम इतने नालायक बच्चे थे कि हम पढ़ाई नहीं करते थे। क्लियर? चलिए, प्रेरणा का मुख्य कारण क्या हो सकता है, क्या है इसका मेन रीजन? यहाँ पे पूछ रहा है मेन रीजन क्या है पढ़ाई करने का, प्रेरणा का, मोटिवेशन का रीजन क्या है? सीखना, रोकना नहीं। सीखना अगर हम रोक देंगे तो पढ़ाएंगे क्या उसको? व्यवहार को दिशा देना। अच्छा ठीक है, ये मुझे कुछ अच्छा लग रहा है, आप भी देखो। केवल भावनाएं, केवल को तो जब भी देखो उसको बोलो कि आप पहले केवल हो लो, मतलब इसका आंसर ये नहीं होगा, बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखिए। समावेशी शिक्षा, मैं हमेशा कह रही हूँ कि जब भी सीडीपी से क्वेश्चन आएंगे तो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत टाइम रिपीट हो चुके हैं। यहाँ पे है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशन शिक्षा का अर्थ क्या है? केवल सामान्य बच्चों को शिक्षा देना नहीं भाई। आप सिर्फ सामान्य बच्चों को शिक्षा देंगे तो बाकी के बच्चे कहाँ जाएंगे? सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, ओके। केवल विशेष बच्चों को शिक्षा देना, अलग अलग शिक्षा देना नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, साथ में शिक्षा देना। कहा गया, एक सेकंड, यानी कि सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना ही तो है। आप किसी बच्चे को किसी भी कंडीशन से उसे अलग पढ़ाते हो तो बाकियों के साथ वो कितना भेदभावपूर्ण महसूस करेगा, वो अपने आप को एक अलग हीन समझेगा कि अरे यार मेरे अंदर कोई कमी है, मैं किसी तरह से डिफॉल्टिव पीस हूँ, इसलिए मुझे मैम अलग ट्रीट कर रही हैं। और जब वो वही बच्चा समाज में जाकर के अपनी भागीदारी देगा, जब वो आगे जाके समाज को बढ़ाएगा, तो समझिए उसकी मेंटल कंडीशन क्या रहेगी। तो इसके साथ साथ जब सोसाइटी डेवलप होगी तब भी वो गलत इम्पैक्ट वहां पे क्रिएट करेगा। एंड दैट्स द रीजन कि आपको बच्चे के अंदर इंक्लूसिव एजुकेशन को इंक्लूड करके ही पढ़ाना है, यानी कि आपको उसके साथ भेदभाव नहीं करना है बेसिकली, ओके। बाल मनोविज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? चलिए, हमने इस आज की क्लासेस में कोशिश किया है कि हम थॉट्स एंड कॉन्सेप्ट्स एंड जो उसके विचार कह लीजिए, या फिर जो थॉट के साथ साथ जो आपके क्वेश्चन बेसिस बन रहे हैं, क्वेश्चंस इस बार थॉट्स क्वेश्चंस बन रहे हैं, उसके साथ जो फैक्चुअल क्वेश्चंस है उनको भी इंक्लूड करें। तो अगर आप डेफिनेटली, मैं कह रही हूँ कि अगर आप इसको सिर्फ देखिए, इसको फॉलो करिए, आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर आप एग्जाम देने बैठे हो। आपका बहुत अच्छे से, बहुत इजीली तरीके से एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो बाल मनोविज्ञान के पिता कौन है? ये है हमारे प्याजे महोदय। अब इसके लिए आपको वीडियो देखने के साथ साथ पढ़ाई करना है, रिविजन्स करने हैं और चीजों को बहुत ध्यान से समझना है। क्लियर? रचनावाद, अब यहाँ पे हम आ गए कंस्ट्रक्टिज्म, यानी कि कंस्ट्रक्टिज्म क्या कह रहा है, ये किस पर केंद्रित है, इसका ये कौन सा किस सेंटर्ड में है? क्या ये चाइल्ड सेंटर्ड है, शिक्षक एजुकेशन सेंटर्ड है, एग्जाम सेंटर्ड है, बुक सेंटर्ड है, या टीचर सेंटर्ड है? नहीं, ये बाल केंद्रित है। रचनावाद शिक्षा में शिक्षा जो है वो बाल केंद्रित है, यानी कि सारी की सारी जो व्यवस्था है वो बच्चे के लिए हो रही है, बच्चे को पढ़ाना है। आप एक बहुत अच्छा स्कूल बना लीजिए, ठीक है, आपने बहुत अच्छा स्कूल बना लिया, उसमें बहुत अच्छी लाइब्रेरी रख ली, सारी चीजें रख ली, बट स्टिल क्या हो रहा है कि वहां पे बच्चे ही नहीं है, बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, टीचर अपने अलग धुन में मग्न है, बच्चे आ ही नहीं रहे हैं, क्लासेस चल ही नहीं रही, तो आप कौन सा एजुकेशन कर रहे हो? वहां पे किसको पढ़ा रहे हो? मोस्ट ऑफ द पॉइंट हमारा यही है ना कि हमें हमारे क्लास के स्टूडेंट पढ़ने चाहिए, बच्चे प्रभावित हो, वो शिक्षा को अपनाएं, वो आगे बढ़े। जब बच्चे ही नहीं आ रहे तो कौन सा शिक्षा, कौन सी केंद्रित? क्लियर? सीखने में रुचि का क्या महत्व है? अगर कोई बच्चा सीखने में रुचि ले रहा है तो उसका क्या महत्व है? क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, बहुत अधिक महत्व है, थोड़ा महत्व है, केवल परीक्षा में महत्व है नहीं। अगर कोई बच्चा आपके सिखाने में इंटरेस्ट ले रहा है और इंटरेस्ट के साथ पढ़ रहा है तो उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, यानी कि वो आप जो पढ़ा रहे हो बच्चा उसके साथ इंटरेक्ट कर पा रहा है तो वो ज्यादा सीख रहा है। अगर आपकी क्लास में बच्चे ऐसे हैं जो आपके पढ़ाने के बाद आपसे क्रॉस क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप उनसे कहिए कि आप मुझसे 1000 बार, 1,00,000 बार क्वेश्चंस पूछो, आपको इस टॉपिक से जब तक समझ ना आए तब तक मेरे से क्वेश्चंस पूछते रहिए, क्योंकि आप एक शिक्षक हो, आपका कर्तव्य बनता है बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सिखाना, क्योंकि उनके लिए वो टॉपिक नया है, वो नए तरीके से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस अगर आप समझा सकते हो तो आप प्लीज उन्हें समझाया करिए। क्लियर? आत्म अवधारणा का अर्थ क्या है? दूसरों की सोच, स्वयं की धारणा, समाज की सोच या शिक्षा की सोच? आत्म अवधारणा का मतलब होता है स्वयं की सोच, यानी कि हम जो है वो सेल्फ असेसमेंट करें कि हम क्या कर रहे हैं। क्लियर? सेल्फ असेसमेंट भी एजुकेशन की एक बहुत अच्छा की है। क्लियर? समाजीकरण क्या है? अब सोशलिज्म क्या है? अकेले रहना, अब अकेले रहते हो तो आप सामाजिक कैसे हुए, है ना?
समाज में ढलना, पढ़ाई करना और खेलना, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। यानी कि समाजीकरण का अर्थ है समाज में ढलना, समाज के साथ इंटरेक्ट करना। क्लियर। अनुभव से सीखना क्या है? अगर आप लर्निंग को अनुभव के साथ करते हैं, एक्सपीरियंसेस के साथ करते हैं, तो उससे संबंधित क्या है वो? अनुभव से संबंधित सीखना क्या है? व्यवहारवादी है, रचनावादी है, संज्ञानात्मकवादी है? इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ये सारे के सारे ऑप्शंस इसके बिल्कुल अप्रोप्रिएट है एंड बिल्कुल सही है, यानी कि डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा प्रबंधन का उद्देश्य क्या है? अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर आपको क्लास को अरेंज करने की ड्यूटी मिली है, तो आप क्लास में टीचर हैं, तो आप अपने क्लास को किस तरह से व्यवस्थित करेंगे, किस तरह से रखेंगे ताकि इंटरेक्शन अच्छा हो सके, क्लास में शोर शराबा ना हो सके। आप जो पढ़ा रहे हो, आपके पास जो बोर्ड है, उससे जो लास्ट बेंच का बच्चा है वो भी प्रॉपर आपके विजुअल यानी कि आपको देख सके और आपकी बातों को सुन सके, जो आप पढ़ा रहे हो उसके साथ इंटरेक्ट कर सके। क्लियर। इसके लिए उसका सराउंडिंग कैसा होना चाहिए, आप कैसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करोगे उस बच्चे को लेकर के। अनुशासन बनाए रखना, सीखने का वातावरण बनाना, सही समय का प्रयोग करना और उपयुक्त सभी। तो ये सारे के सारे आंसर्स हमारे जो हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि हम डी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए अच्छा है। प्रतिक्रिया यानी कि फीडबैक का महत्व क्या है? अच्छा, आप मुझे बताओ कि आप क्लास में पढ़ा करके चले गए, आपने फीडबैक ही नहीं लिया, तो क्या पता चला कि बच्चे को समझ आया कि नहीं समझ आया, उसने सीखा कि नहीं सीखा? इसके लिए हमें फीडबैक की जरूरत पड़ती है। अब कोई नहीं जिसका मतलब ही नहीं है, सुधार में मदद करती है। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। केवल शिक्षक के लिए, केवल नहीं, यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या मतलब इसका कि बी ऑप्शन ये हो गया कि हम सुधार के लिए, देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिक्षक बच्चे गलती करते हैं, हो सकता है बहुत बार शिक्षक से गलती हो जाए, तो अगर आप उनसे फीडबैक लेते हो तो पता चलता है कि उनका मेंटल लेवल क्या है, आपने जो पढ़ाया उन्हें पल्ले पढ़ा भी कि नहीं पढ़ा, या फिर आपने बस एक सुनाया, मतलब आपने उन्हें प्रवचन दिया और वो बस घर चले गए। नहीं, हमें पता करना चाहिए ना कि हम जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसका मेंटल लेवल कितना है, वो कितना कैप्चर कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने और भी किसी एंगल से पढ़ाएंगे। क्लियर। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? केवल अंक देना, सीखने का आकलन करना, फेल कर देना या तुलना कर देना? नहीं, यहाँ पे तीन ऑप्शंस को तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो एंड बी ऑप्शंस के साथ आप इसको टिक करिए एंड डेफिनेटली आपका आंसर सही हो जाएगा। सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? सृजनात्मकता का अर्थ क्या है? यानी कि अगर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, वो सृजन करना जानता है, वो अपने आंसर्स को और तरीकों से लिखना जानता है, तो क्या है ये? रटने की क्षमता को बढ़ाता है? बिल्कुल भी नहीं। नई चीजें बनाना, हाँ ये सही हो जाएगा। याद करना, पढ़ना नहीं। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता का अर्थ होता है नई चीजों की खोज करना, नई चीजें बनाना। शिक्षक की भूमिका क्या है? ज्ञान देना? नहीं। मार्गदर्शक? बिल्कुल। प्रेरक? हाँ हो सकता है। चलिए, अगर हम यहाँ पे एक ज्ञान देना सिर्फ अगर होता तो गलत हो जाता, पर मार्गदर्शक और प्रेरक भी है, तो हम कह सकते हैं कि एक टीचर की ड्यूटी होती है बच्चे को प्रेरणा देना, उसका मार्गदर्शक करना और उसे सिखाना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक क्या करता है? अगर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है तो टीचर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? मुख्य केंद्र का, सहायक का, नियंत्रक का, निरीक्षक का? हमेशा टीचर एक सहायक है, एक हेल्पर है। बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं, हम बच्चे के करता धरता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बच्चे को एक स्टिक उठा के इतना पीट दीजिए कि वो हॉस्पिटलाइज ही हो जाए। नहीं, ये सारी की सारी चीजें गलत है, बहुत गलत है। आप एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करिए जहाँ पे बच्चा सीख सके, जहाँ पे बच्चा पढ़ सके। क्लियर। जहाँ पे वो बिना डरे आपसे, आपके प्रश्नों के साथ आपसे पूछ सके। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये हो गया कि बच्चा जहां सुरक्षित हो, जहां बच्चा फ्रीडम के साथ हो। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब हो जाएगा कि जहां पे बच्चे का बेनिफिट हो। सीधा सीधा बात यही है कि बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए। जो क्लासरूम है, टीचर है, वो बच्चे को प्रेफर करे ना कि ठीक है बेटा तुम बताओ तुम्हें क्या पढ़ना है, तुम्हें अगर उसे नहीं समझ आ रहा है तो आप अपना टीचिंग मेथड चेंज करिए, आप अपने टॉपिक्स को चेंज करिए, उसे किसी और तरीके से पढ़ाइए। क्लियर। तो इसी के साथ आज के हमारे 30 के 30 क्वेश्चन पूरे हुए। आप मुझे बताओ कि अभी आप आउट ऑफ कितना कर पा रहे हो। एंड हाँ, डेली बेसिस पर क्लासेस को करिए। मैं आपको एसएसटी की भी प्रिपरेशंस कराऊंगी, जिसके बाद एंड लैंग्वेज की भी कुछ क्लासेस देखेंगे, जिसके बाद हम अपने 150 में से 100 क्या मैं कह रही हूँ 140 प्लस क्वेश्चंस आप सही कर जाओगे अगर आप एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे तब। वो अलग बात है कि आप एग्जाम से 4 दिन पहले जब मैराथन्स के चक्कर में पड़ जाओगे एंड इस वीडियो को देख लीजिए तो टॉपर बन जाएंगे, पास हो जाएंगे, फिर तो बस तुक्का ही लग सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि प्रिपरेशंस करने में टाइम लगता है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए टाइम्स देना पड़ेगा। 2 दिन में इंस्टेंट नूडल्स की तरह आप करोगे तो
मुझे नहीं पता, हो जाते हैं बहुत लोग के बाई लक हो जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अगर किसी चीज के को क्लियर करना है, क्रैक करना है, तो आपको अपने कुछ प्रीसियस टाइम उसे देना पड़ेगा। सो मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। जय हिंद।